जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से निकल के आई हैं, उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि शिक्षक भर्ती जिसमें PGTN प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली गई हैं। और यह एक बहुत बड़ी संख्या में हिस्ट्री की वैकेंसी, ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी एक साथ, वो भी ह्यूमैनिटीज़ में PGT हिस्ट्री की वैकेंसी निकाली गई हो। हम विशेष रूप से PGT हिस्ट्री पर ही जोर देंगे। अब आप उन लोगों के लिए विशेष वीडियो रहेगा महत्वपूर्ण, जो लोग PGT हिस्ट्री की तैयारी करते होंगे। अब उनके मन में पहला प्रश्न बनता है कि आखिरकार इसको सिक्योर करने के लिए कौन सी बुक पढ़ें और कितना स्कोर करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित जोन में महसूस करें। तो सबसे बड़ी बात है, क्या पढ़ें, इंडियन हिस्ट्री पढ़ें या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, शुरुआत किससे करें, या दोनों तो पढ़ना है तो किसकी शुरुआत हम पहले करें और कितना स्कोर करें। इसके लिए ज़रा हम चलते हैं एक बार सब्जेक्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग। हम इस सिलेबस में 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, हम सिर्फ 5वें पार्ट की चर्चा करेंगे, जो कि डोमेन नॉलेज से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट कंसर्न नॉलेज से जुड़ा हुआ है। इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 70 +5 +5 है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूं, 70 सब्जेक्ट कंसर्न से हैं, 5 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है और 5 जो है पैडागोजी से है। तो जो सब्जेक्ट कंसर्न के 70 क्वेश्चन आएंगे, वे सिर्फ 11th और 12th क्लास के हिस्ट्री, जो इसका स्पेसिफाइड सिलेबस हमने डिस्क्राइब किया है प्रीवियस वीडियो में, उसके आधार पर ही आएंगे। इसको जानने के लिए और ऑथेंटिक रूप से समझने के लिए हम थोड़ा चलते हैं, चूँकि इसका जो सिलेबस था वह KVS के रिक्रूटमेंट जो अभी फ़िलहाल हुई है 2023 की, उसे हूबहू सिमिलर है। यानी KVS के जो सिलेबस थे PGT हिस्ट्री के लिए, वही सिलेबस इसके भी हैं। तो आप इस तरह से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसका भी पेपर पैटर्न उसी हिसाब से होगा जिस तरह का KVS का था। तो समझना यह है कि उसमें पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, मैक्सिमम पार्ट किससे थे, इंडियन हिस्ट्री से थे या वर्ल्ड हिस्ट्री से थे। तो हम लोग इसी हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसको देखा, एनालिसिस किया प्रश्न को, तो पता चला कि वर्ल्ड हिस्ट्री के 30%, 28 to 30 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से थे और 70% क्वेश्चन जो है ना, अबाउट 70 to 72 कहें आप, तो ये क्वेश्चन जो थे वह इंडियन हिस्ट्री के थे। तो यह जो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, आप समझ लीजिए 30 और 70। तो इंडियन हिस्ट्री के 70% और वर्ल्ड हिस्ट्री के 30% क्वेश्चन आएंगे। अब इसको आने के लिए एक बात समझिए कि अब हम थोड़ा सा इसको और विस्तार से बता देते हैं कि जो KVS का जो पेपर हुआ था, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, आप उस पर विशेष फोकस करेंगे ताकि आप इस बार भी अपने आप को अधिक से अधिक सुरक्षित कर पाएँ। क्योंकि हमें अगर प्रीवियस में पता होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर किसी सज्जन ने बता दिया तो आपके लिए तैयारी करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है और आपको दिल से एक धन्यवाद का कंसेप्ट निकलता है। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए थे पिछले वाले पेपर में KVS के जो हुए थे, ताकि आने वाले पेपर में भी इसी तरह से कुछ पूछा जाए तो उसको हम आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले बात करेंगे चाइना एंड जापान वाला टॉपिक जो था, उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूरोप से फ्यूडलिज्म, यानी 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसमें फ्यूडलिज्म टॉपिक कवर किया गया था। वर्ल्ड वार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, बुक्स एंड ऑथर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। तो इस तरह से फ्यूडलिज्म, वर्ल्ड वार्स, रेनशॉ और बुक्स एंड ऑथर, इन 4 विशेष टॉपिक को जरूर आप देखेंगे, क्योंकि इससे 6 to 8 क्वेश्चन, अरे एग्जैक्टली हूबहू सेम नहीं, लेकिन हाँ 6 to 8 के बीच में यानी 5-7 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। 10 भी आ सकते, कोई जरूरी नहीं 5-7 ही, वह क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने एक क्लासिफिकेशन आपको समझने की बात की है। मेसोपोटामिया जो एक सिविलाइजेशन है, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उससे। अब 5 क्वेश्चन 11th क्लास की जो फर्स्ट टॉपिक है, जो राइटिंग वाला सेक्शन, तो उसमें जो है ना मेसोपोटामिया से 5 क्वेश्चन आए, तो उसको एक बार गो थ्रू कर देना है और उसके आधार पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करना है, रिवाइज करना है, ताकि 5 नंबर सिक्योर कर पाएँ। रोमन एम्पायर के टॉपिक को कवर करना है, जिसमें मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन रोमन एम्पायर से थे। तो रोमन एम्पायर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप लोग, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 3 कंटिनेंट में फैला हुआ एम्पायर था, इसलिए इसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता भी है। आप इसको एक बार जरूर 11th क्लास की हिस्ट्री NCERT पहले गो थ्रू करेंगे, उसके बाद ही अपने से नोट बनाएंगे। याद रखिएगा, नोट अपने से बनेगा, जितना बढ़िया आप नोट बनाएंगे आपकी तैयारी उतनी बढ़िया होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, आप ध्यान रखिए इस बात को। इस तरह से रोमन एम्पायर, मेसोपोटामिया और फ्यूडलिज्म से जुड़ा हुआ, वर्ल्ड वार से जुड़ा हुआ, रेनेसां से जुड़ा हुआ, बुक्स एंड ऑथर, इन 5-6 टॉपिक को आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेंगे। ये थी बातें वर्ल्ड हिस्ट्री की। बात करें इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, जिससे 70% क्वेश्चन कवर होंगे। उसमें 3 टॉपिक जो है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न से है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम एक बार फिर से एंशिएंट में बात करें, किस तरह से क्वेश्चंस कवर किए गए थे KVS वाले पेपर में, ऐसा अनुमान करते हैं कि इस EMRS में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन है, महाजनपद से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में 6 क्वेश्चंस कवर किए गए थे। बुद्ध और जैन से जुड़ा हुआ बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ 6 क्वेश्चन था। मौर्य से 10 क्वेश्चन थे। भक्ति एंड सूफी से 6 क्वेश्चन थे। गुप्ता से भी 3 क्वेश्चंस थे और वैदिक पीरियड से भी 3 क्वेश्चंस थे। यानी ये जो आपको टॉपिक नाम बताया मैंने, महाजनपद कवर करना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखना है, जैन धर्म बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न टॉपिक देखना है, मौर्य एम्पायर को देखना है, भक्ति एंड सूफी को देखना है, गुप्ता पीरियड को देखना है, वैदिक काल को देखना है। तो इससे आप कवर करेंगे लगभग 6 3 9 6 15 10 25 6 31 3 34 3 37 क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री के थे। अब आप समझ लीजिए। विजयनगर एम्पायर से भी 2 क्वेश्चन हैं। मुगल से भी, मुगल में खास करके अकबर है ना, मेडिवल पीरियड की बात करें, मुगल से भी 12 क्वेश्चन थे और दिल्ली सल्तनत से 7 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आप देख लेंगे मेडिवल के। मॉडर्न वाले में मुगल पर देखिएगा एक बार, चूँकि अभी खासकर अभी कुछ समय पहले मुगल के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी भी था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर अभी, लेकिन सिलेबस में है तो पूछा ही जाएगा। तो मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न में 1857 के रिवॉल्ट को जो फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में समझा गया, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ 1857 से पहले की स्थिति 7 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1857 रिवोल्ट से 2 क्वेश्चन, यानी यानी बाद वाला लेट 1857, यानी सिपाही म्यूटिनी से पहले बाद और सिपाही म्यूटिनी तीनों को कवर करना है। उसे लगभग 10-12 क्वेश्चंस आ जाएंगे और बुक ऑथर से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के आप देखें तो इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह जो है इस तरह से इंडियन हिस्ट्री से 70% और वर्ल्ड हिस्ट्री से 30% क्वेश्चन आएंगे। अब इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट वाले पार्ट को जरूर देखिएगा, चूँकि एंशिएंट और मॉडर्न मेडिवल से कुछ कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन आप एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे किस बुक को पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो बुक है पहला NCERT की दृष्टि पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास, या जो NCERT से जुड़ा हुआ है, ये जो 6 to 12 तक की हिस्ट्री का एक जो टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज एक स्पेशल रूप से बनाई गई बुक है। इसको आप देख लीजिएगा, जो जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट हो, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप याद रखिएगा। यह दूसरा है संक्षिप्त इतिहास, NCERT से जुड़ा हुआ है, यह भी 6 to 12 ही है। महेश कुमार बर्नवाल की बुक है, यह जगत पाल सिंह। आप इसको एक्चुअली हर जगह अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं इसको, लेकिन इस दोनों बुक को आप एक बार गो थ्रू कर दें तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें एक बार एक नज़र में कंप्लीट हो पाएंगी। चलते हैं। अब इसके लिए एक और बात, अगर कोई आदमी सेगमेंट के हिसाब से, जैसे अभी मैंने बताया कि एंशिएंट से अधिकतम क्वेश्चन थे और आधुनिक से अधिकतम क्वेश्चन थे, तो प्राचीन भारत का इतिहास यह भी आप पढ़ेंगे। यह जो बुक देख रहे हैं राम शरण शर्मा की, और दूसरा जो भारत का इतिहास है यानी आधुनिक मॉडर्न वाला, यह भी, इन दोनों को स्पेक्ट्रम इसको बोले, तो इस तरह से ये दोनों बुक इसके लिए है। और जो मेडिवल के लिए जो बुक है, सतीश चंद्रा की जो बुक है, वह मेडिवल हिस्ट्री के लिए। तो इन तीनों बुकों को आप परचेज कर सकते हैं और आप उसको पढ़ करके अपने स्थान को सुरक्षित कर पाएंगे। अब ये तो थी ज्ञान वर्धन की बातें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो समय सीमा के भीतर आप उसको सॉल्व कर पाएँ, उसके लिए इन दोनों प्रैक्टिस जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इन दोनों में से कोई एक सैम्पल पेपर के रूप में, सॉल्व पेपर भी हैं इसमें और कुछ अनसॉल्व्ड भी हैं। तो इस तरह से इसको आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस सेशन के रूप में यूज़ करेंगे, ताकि आप अपने आप को समय रहते अच्छे से अधिक नंबर से सिक्योर कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ हमारी सारी बात क्लियर हो गई होंगी, और जैसे ही क्लियर हो गई हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपके स्थान सुरक्षित भी हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द पेपर एंड प्रिपरेशन।